डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल पढ़ने जा रहे हैं। तो ये नॉवल थोड़ा टेक्निकल सा है। आपने इसको पूरा अच्छे तरीके से गौर से पढ़ना और देखना है। अगर आपने कोई पार्ट स्किप किया तो आपके लिए फिर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसके की फैक्ट्स पहले डिस्कस करेंगे, फिर कैरेक्टर्स, थीम्स, सेटिंग, स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद हम इसकी डिटेल्ड समरी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम की फैक्ट्स देखते हैं। टाइटल है द साउंड एंड द फ्यूरी। टाइटल सोर्स स्पीच फ्रॉम मैकबेथ बाय शेक्सपियर। तो शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ। उसमें एक्ट 5 और सीन 5 में मैकबेथ की एक स्पीच है जिसमें मैकबेथ कहता है, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। फॉकनर ने इस स्पीच में से टाइटल सेलेक्ट किया है तो हमें आइडिया हो जाता है कि विलियम फॉकनर किस किस्म का नॉवल लिखने जा रहे हैं। यानी ऐसा नॉवल जिसमें साउंड एंड फ्यूरी है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा शोर है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एंगर है, गैसो गज़ब है, लेकिन वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यानी उसका कोई पर्पस नहीं है, मीनिंगलेस है। तो ये एक ऐसे फैमिली की कहानी है जो कि पास्ट में एरिस्टोक्रेट रह चुके हैं, लेकिन अब उनकी फैमिली जो है वो बिल्कुल जवाल की तरफ जा रही है। तो ये कॉम्पसन फैमिली की डिटेरियोरेशन या उनके जवाल की कहानी है। नॉवेलिस्ट है विलियम फॉकनर। और विलियम फॉकनर कौन थे? इन्होंने नोबेल प्राइज विन किया था 1949 में। और इस नॉवल का कंट्री कौन सा है, पब्लिश कहाँ पे हुआ? ये अमेरिकन नॉवल है। Written in 1928 to 29 in Mississippi, published in 1929। लिटरेरी पीरियड है मॉडर्निज्म का और जॉनरा है मॉडर्निस्ट फिक्शन, सदर्न गोथिक फिक्शन। सेटिंग है जेफरसन मिसिसिपी की। जेफरसन एक इमेजिनरी टाउन है और ये वो टाउन है जहाँ पे कॉम्पसन फैमिली रहती है, उनकी स्टेट है, उनकी प्रॉपर्टी है और जहाँ पे सारे बच्चे पैदा हुए और बड़े हुए। नॉवल का पार्ट 1, 3 और 4 जो है उसमें ज़्यादातर इंसिडेंट्स यहीं पे ही वाक़या हुए हैं। उसके बाद दूसरी प्लेस है कैम्ब्रिज की। तो कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में है, यूनिवर्सिटी है और ये कोई इमेजिनरी प्लेस नहीं है बल्कि ये रियल प्लेस है। तो पार्ट 2 यानी जो क्वेंटिन का मोनोलॉग है उसमें सारे इंसिडेंट्स इसी जगह के हैं। उसके बाद है पॉइंट ऑफ व्यू, यानी नॉवल किस पर्सन में लिखा गया है, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड में या थर्ड में। तो इस नॉवल के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। तो जो पहले 3 पार्ट्स हैं वो फर्स्ट पर्सन में लिखे गए हैं और जो फोर्थ पार्ट है वो ओमनिशेंट में लिखा गया है, यानी थर्ड पर्सन ओमनिशेंट। टाइम पीरियड ऑफ द स्टोरी, यानी नॉवल के अंदर जो कहानी है वो कितने टाइम पीरियड को कवर करती है? तो ये 2 जून 1910 से लेके 8 अप्रैल 1928 तक की है। फॉकनर एडिट एन अपेंडिक्स इन 1945। तो इस नॉवल की फॉकनर ने 1945 में एक अपेंडिक्स लिखी थी, यानी अपेंडिक्स अटैच की थी। अपेंडिक्स क्या होती है? यानी किसी बुक के साथ कुछ एक्स्ट्रा पीस ऑफ राइटिंग जिसमें कहानी की मज़ीद वजाहत की गई हो। तो ये इस अपेंडिक्स में फॉकनर ने इस फैमिली के पास्ट को डिस्कस किया और फिर कहानी के अंदर, यानी नॉवल जो है वो 1928 तक के इंसिडेंट्स उसमें शामिल हैं। तो फॉकनर ने फिर 1928 के बाद के इंसिडेंट्स भी अपेंडिक्स में डिस्कस किए हैं कि फिर बाद में इस फैमिली के साथ क्या होता है। नैरेटिव स्टाइल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, हम ये डिस्कस करते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए टेक्निक ऑफ राइटिंग इन विच राइटर्स डू नॉट फॉलो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस टेक्निक में राइटर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? आमतौर पे आपने कहानियाँ पढ़ी हैं, नॉवेल्स पढ़े होते हैं, उसमें क्या होता है कि सारे इंसिडेंट्स एक तरतीब के साथ शुरू से लेकर आखिर तक बताए जाते हैं, लेकिन इसमें राइटर्स इस तरतीब को फॉलो नहीं करते। अब ये भी हो सकता है कि कुछ वाक़यात जो बहुत शुरू में हुए हों वो कहानी के आखिर में बताए जाएं और जो वाक़यात आखिर में वाक़या हुए हों उनको दरमियान में बताया जाए जब या पहले बता दिया जाए। तो इस तरह इसमें सारे वाक़यात को मिक्स कर दिया जाता है, यानी उनकी तरतीब का ख्याल नहीं रखा जाता कि वो किस तरतीब से वाक़या हुए थे। They record the thoughts of a character exactly in the same order in which they occur to that character।
तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में राइटर्स क्या करते हैं, वो कैरेक्टर्स की थॉट्स को फॉलो करते हैं, यानी जिस तरह से सोचें उनके कैरेक्टर के जहन में आती हैं उसी तरीके से वो उनको लिख देते हैं। तो अब ये थॉट्स हो सकता है कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना हो, बल्कि होता ही इसी तरह है कि हमारी जो सोचें होती हैं वो एक से दूसरी जगह पे और दूसरी से तीसरी जंप करती रहती हैं और सोचों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। तो इस तरह ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को समझना बहुत टेक्निकल हो जाता है। तो ये नॉवल भी थोड़ा सा टेक्निकल है। इसको जब आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से ध्यान से समझेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये टर्म सबसे पहले किसने यूज की थी। विलियम जेम्स यूज द टर्म इन 1890 इन हिज बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की बुक थी जो उन्होंने 1890 में लिखी थी। तो इस बुक में इन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज की थी। In 1918, the novelist May Sinclair first applied the term stream of consciousness in a literary context when discussing Dorothy Richardson's novels. ये टर्म विलियम जेम्स ने कोइन की, लेकिन उसको लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले मे सिंक्लेयर ने अप्लाई किया। यानी जब उसने डोरोथी रिचर्डसन के नॉवेल्स को डिस्कस किया तो उस टाइम पे सबसे पहले मे सिंक्लेयर ने ये टर्म अप्लाई की। अब हम इस नॉवल का स्ट्रक्चर देखते हैं। आपने इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, फिर ही आपको समझ आएगी। तो इस नॉवल के टोटल 4 सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 1 की डेट क्या है, अप्रैल 7, 1928, और ये बेंजे का मोनोलॉग है। अब बेंजे कौन है ये हम कैरेक्टर्स में भी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये कौन सा कैरेक्टर है। सेक्शन 2 की डेट है जून 2, 1910, क्विंटिन्स मोनोलॉग। सेक्शन 3 अप्रैल 6, 1928, और ये जेसन का मोनोलॉग है। 4th सेक्शन की डेट है अप्रैल 8, 1928, और ये 3rd पर्सन नरेशन में है। अगर हम इस नॉवल को तरतीब दें तो सेक्शन 2 जो है इसको सबसे पहले आना चाहिए था, उसके बाद सेक्शन 3 होना चाहिए था, फिर सेक्शन 1 और उसके बाद लास्ट में सेक्शन 4। ये इसकी तरतीब बिल्कुल दुरुस्त होती, लेकिन चूंकि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है तो इसमें कोई भी डेट जो है उसको तरतीब के साथ नहीं लिखा हुआ। नॉवल के इम्पोर्टेंट थीम्स देखते हैं। डिक्लाइन ऑफ ए सदर्न फैमिली, सेक्सुअलिटी एंड सिन, लव फॉर मनी, प्रोमिस्क्यूइटी, क्लास कॉन्शियसनेस, टाइम, और लास्ट में है मीनिंगलेसनेस। चलिए नॉवल के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं। जेसन रिचमंड कॉम्पसन थर्ड, मिसिस कैरोलिन कॉम्पसन, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो कॉम्पसन फैमिली की कहानी है जिसमें ये मदर एंड फादर हैं। इनके 4 बच्चे हैं, उनमें 1 बेटी और 3 बेटे हैं। तो सबसे बड़ा है क्वेंटिन कॉम्पसन, और दूसरे नंबर पे बेटी है कैडी कॉम्पसन, थर्ड पे है जेसन कॉम्पसन फोर्थ, और फिर है बेंजे कॉम्पसन। बेंजे एक इडियट है जो कि पैरालाइज्ड आदमी है। उसके बाद है मिस क्वेंटिन। मिस क्वेंटिन कैडी की बेटी है, और क्वेंटिन चूंकि सुसाइड कर लेता है, यानी इसका मामू जो है वो सुसाइड कर लेता है, और फिर उसकी याद में मिस क्वेंटिन का नाम जो है वो क्वेंटिन रख दिया जाता है। उसके बाद है डिल्से। डिल्से एक नीग्रो सर्वेंट है, और उसके बाद है लस्टर। ये डिल्से का बेटा है। डिल्से के 3 बेटे हैं, उनमें से लस्टर का कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट में है डेमडी। डेमडी यानी बच्चों की ग्रैंड मदर है, यानी जेसन रिचमंड कॉम्पसन की माँ है, और कहानी से पहले ही इसकी डेथ हो चुकी होती है। तो बच्चे जब बाद में सोचते हैं तो उनकी थॉट्स में थोड़ा सा इसका भी जिक्र आता है, इस वजह से डेमडी को मैंने मेंशन किया है। अब इन कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा कैरेक्टर किस तरह का है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फादर का कैरेक्टर देखते हैं। जेसन रिचमंड कॉम्पसन थर्ड, ही इज़ द फादर ऑफ कॉम्पसन फैमिली, ए लॉयर, डाइड इन 1912 ड्यू टू एल्कोहल। ये बाय प्रोफेशन लॉयर है और 1912 में अल्कोहल की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। ही इज़ ए पैसिमिस्ट एंड एल्कोहलिक विद सिनिकल ओपिनियंस दैट टॉर्मेंट हिज सन क्वेंटिन। इसका कैरेक्टर बहुत अजीब है, ये बहुत सिनिकल किस्म का आदमी है। इसके टाइम के बारे में बड़े अजीबोगरीब ख्यालात हैं,
उसके अलावा वुमेन की प्योरिटी के बारे में बहुत ही अजीब सोच रखता है और इसकी अपनी वाइफ के साथ भी कोई किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसकी सोचों का, इसकी नेगेटिव थॉट्स का, ओपिनियंस का सबसे ज़्यादा असर इसके बेटे क्वेंटिन पे पड़ता है, जो कि बाद में सुसाइड कर लेता है। सेकंड कैरेक्टर है मिसिस कैरोलिन कॉम्पसन, द सेल्फ पिटिंग एंड सेल्फ एब्जॉर्ब्ड वाइफ ऑफ मिस्टर कॉम्पसन एंड मदर ऑफ द 4 कॉम्पसन चिल्ड्रन। मिसिस कैरोलिन 4 बच्चों की माँ है और ये सेल्फ पिटिंग औरत है, यानी हर वक्त अपने आप में गुम रहती है और उसको दुनिया की हर चीज़ से शिकायत रहती है, कोई चीज़ इसे खुश नहीं कर सकती। ये असल में डिप्रेशन की मरीज़ है। शी लव्स जैसन एंड हेट्स बेंजे। तो चारों बच्चों में से जैसन इसका फेवरेट है और बेंजे को ये समझती है कि वो इसके लिए एक पनिशमेंट है। हालांकि अगर देखा जाए तो बेंजे बहुत इनोसेंट है और जैसन जो है, जिसको ये अच्छा समझती है, वो असल में एक रॉग है और बाद में इसको पता चलता है जब वो इसके साथ फ्रॉड करता है। इन हर ओल्ड एज शी हैज़ बिकम एन एब्यूजिव हाइपोकॉन्ड्रियक। तो बुढ़ापे में जब एज ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये हाइपोकॉन्ड्रियक एक मर्ज है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये उसकी मरीज बन जाती है। क्वेंटिन कॉम्पसन, द ओल्डेस्ट ऑफ कॉम्पसन चिल्ड्रन, ए सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट बॉय, क्वेंटिन इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज लव फॉर हिज सिस्टर कैडी। ये चारों बच्चों में सबसे बड़ा है और काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसके अलावा इसके जहन में हर वक्त अपनी सिस्टर के बारे में इंसेस्चुअल थॉट्स और फीलिंग्स आती हैं। ही कॉमिट्स सुसाइड बाय ड्रोनिंग हिमसेल्फ जस्ट बिफोर द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर एट हार्वर्ड। घर वाले अपनी स्टेट बेच के बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके इसे हार्वर्ड पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन पहले साल के मुकम्मल होने से पहले ही ये खुदकशी कर लेता है। कैडेंस, कैडी कॉम्पसन, शी इज द सेकेंड कॉम्पसन चाइल्ड, स्ट्रॉन्ग विल्ड येट केयरिंग, बेंजेस ओनली रियल केयर गिवर एंड क्वेंटिन्स बेस्ट फ्रेंड। कैडी बहन भाइयों में दूसरे नंबर पे है और ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है। पूरी फैमिली में सिर्फ यही है जिसे बेंजे का ख्याल होता है, उसके अलावा क्वेंटिन की ये बेस्ट फ्रेंड है। शी बिकम्स प्रोमिस्क्यूअस, गेट्स प्रेग्नेंट आउट ऑफ वेडलॉक and eventually marries and divorces Herbert Head in 1910। कैडी के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं और ये प्रेग्नेंट हो जाती है बगैर शादी के। फिर फाइनली इसकी एक जगह शादी हो जाती है, लेकिन जब उस आदमी को पता चलता है कि वो बच्चा इसका नहीं है तो वो उसको 1910 में डिवोर्स दे देता है। जेसन कॉम्पसन फोर्थ, द थर्ड ऑफ द कॉम्पसन चिल्ड्रन, ये सारे बच्चों में तीसरे नंबर पे है। ही ग्रोस इनटू ए क्रूक एंड ए विलन, ये बदमाश बन जाता है। ही डिफ्रॉड्स हिज सिस्टर कैडी एंड हिज मदर ऑफ अ लॉट ऑफ मनी, और ये अपनी माँ और बहन को पैसे के मामले में बहुत बड़ा धोखा देता है। ही वर्क्स एट ए फार्मिंग गुड स्टोर, तो ये एक स्टोर पे काम करता है। एंड ही इज़ द फेवरेट सन ऑफ हिज मदर, उसके अलावा ये अपनी माँ का सबसे पसंदीदा बच्चा है। फोर्थ चाइल्ड है बेंजे, बेंजामिन निकनेम्ड बेंजे, बॉर्न मोरे, mentally disabled fourth child who is a constant source of shame and grief for his family, especially his mother। बेंजे सबसे छोटा है, फोर्थ नंबर पे है। उसके अलावा ये मेंटली डिसेबल्ड है, यानी ये जहनी तौर पे माजूर इंसान है जिसको कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो ये फैमिली जो है वो समझती है कि ये उनके लिए शर्मिंदगी का बायस है और ख़ास तौर पे इसकी माँ समझती है कि ये उसके लिए एक सज़ा है। His name was More, but his mother changed his name when his disability discovered। पहले इसका नाम मोरे रखा गया था और मोरे एक्चुअली में मिसिस कैरोलिन के भाई का नाम था, यानी बेंजे के मामू का नाम भी मोरे था, जिसकी वजह से इसका नाम भी ये मोरे रखा गया। लेकिन जब इसकी माँ को पता चला कि ये बच्चा डिसेबल है तो फिर इसका नाम बदल दिया गया और बेंजामिन रख दिया गया। दिल से, शी इज़ ए नीग्रो सर्वेंट इन द कॉम्पसन हाउस होल्ड, ये ब्लैक वुमेन है। She symbolizes best values in human life like love, compassion, loyalty and devotion without any expectation of worldly reward। पूरे नॉवल में ये कैरेक्टर है जो कि पॉजिटिव है और जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ लॉयल है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बिल्कुल उसी तरह पालती है सारे बच्चों को, ख़ास तौर पे बेंजे को जिस तरह की माँ पालती है। अब हम चलते हैं नॉवल की समरी की तरफ। तो सबसे पहले है पार्ट 1,
पार्ट 1 की डेट जैसे कि आपको पता है 7 अप्रैल 1928 है और ये बेंजे का मोनोलॉग है, यानी इसमें बेंजे बातें करता है। जो भी उसके जहन में ख्यालात आते हैं, जो भी वो सोचता है, वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। पहले मैं आपको आज के दिन यानी 7 अप्रैल के जो इंसिडेंट्स हैं वो बताऊंगी। उसके बाद बेंजे के जहन में जो जो ख्यालात आए, माजी की जो जो पास्ट रिकलेक्शंस उसके माइंड में आई, वो बताऊंगी। लेकिन नॉवल में इस तरह नहीं है, नॉवल में दोनों चीज़ें मिक्स हैं। अगर मैं उस तरह आपको बताऊंगी तो वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 7 अप्रैल को क्या हुआ था। तो आज का दिन यानी 7 अप्रैल बेंजे की बर्थडे है। बेंजे आज के दिन 33 साल का हो गया है और जैसे कि आपको पता है बेंजे यंगेस्ट वन है, सबसे छोटा है। लेकिन पार्ट 1 जो सबसे पहला सेक्शन है, ये बेंजे का मोनोलॉग है। बेंजे इस टाइम लॉन में एक मुलाजिम लस्टर के साथ है। लस्टर अपना एक सिक्का ढूंढ रहा है जो कि उसके हाथ से गिर के गुम हो गया है। रात को उसने कॉर्निवल पे जाना होता है, तो वो सिक्का ढूंढ रहा होता है कि अगर उसको सिक्का ना मिला तो वो रात को देखने नहीं जा सकेगा। बेंजे खाम खाम में रोई जा रहा होता है, शोर कर रहा होता है। तो लस्टर बेंजे को पहले चुप करवाता है। जब वो नहीं चुप होता फिर उसको वो धमकियां देता है, उसको डांटता है कि खामोश हो जाओ। फिर वो बेंजे को मना करता है कि दूसरे लॉन में तुमने नहीं जाना, क्योंकि वहां पे मिस क्वेंटिन है और मिस क्वेंटिन के साथ उसका एक बॉयफ्रेंड भी है और वो दोनों स्विंग में बैठे हुए हैं। तो मिस क्वेंटिन ने मना किया था लस्टर को कि वो बेंजे को वहां पे बिल्कुल ना जाने दे। लेकिन बेंजे फिर भी उसी लॉन में चला जाता है जहाँ पे मिस क्वेंटीन होती है। उस पर मिस क्वेंटीन बहुत ज़्यादा शोर करती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे वहाँ से भेज देती है और लस्टर को कहती है कि तुमने जानबूझ के इसे मेरी जासूसी करने के लिए यहाँ भेजा है। आज का दिन चूंकि बेंजी की बर्थडे है तो दिल से केक लेके आती है और वो सबको खिलाती है। उसके बाद खाने की टेबल पे जैसन और मिस क्वेंटीन का झगड़ा हो जाता है। बेंजे हर वक्त कैडी के जूते लेके फिरता रहता है। हालांकि कैडी को इस घर से गए बहुत से साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो कैडी को याद करता है। तो बेंजे खाने की टेबल पे कैडी के जूते रख देता है, जिसको देख के मिस क्वेंटीन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि इस घर में इसके साथ बैठ के खाना खाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी पिग के साथ बैठ के खाना खाया जाए। उसके बाद जैसन और मिस क्वेंटीन बहुत ज़्यादा आपस में लड़ते हैं। तो मिस क्वेंटीन उसको धमकी देती है कि वो इस घर से भाग जाएगी और जैसन उसे कहता है कि वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा है कि जब वो यहाँ से इस घर से भागेगी। तो मिस क्वेंटीन कहती है कि वो इस दिन का इंतज़ार करे। उसके बाद दोनों में इसी तरह बात बढ़ जाती है और मिस क्वेंटीन ग्लास उठा के मारने लगती है, लेकिन दिल से बीच में आ जाती है और वो मना कर देती है। उसके बाद मिस क्वेंटीन गुस्से से ऊपर चली जाती है अपने रूम में और फिर बाद में लस्टर बेंजी को बताता है कि उसे मिस क्वेंटीन ने सिक्का दिया है ताकि वो कॉर्निवल पे जा सके। फिर उसके बाद बेंजी अपने रूम में आ जाता है सोने के लिए और लस्टर भी उसके साथ होता है। तो थोड़ी देर बाद बेंजी शोर करना शुरू कर देता है। तो लस्टर उसे चुप करवाता है और उसे विंडो के पास ले जाता है और उसे कहता है कि खामोशी से वो मिस क्वेंटीन के रूम की विंडो को गौर से देखे। और वो दोनों वहाँ देखने लग जाते हैं। जब वो देखते हैं तो वहाँ से मिस क्वेंटीन विंडो से निकलती है और दीवार के साथ एक दरख्त होता है। दरख्त के जरिए वो घर से बाहर निकल जाती है। अब ये सारे इंसिडेंट्स बिल्कुल एक तरतीब के साथ नॉवल में नहीं दिए हुए। ये सारे इंसिडेंट्स आगे पीछे हैं। इनके दरमियान में बेंचे के जहन में जो जो भी ख्याल आता है, जो सोच आती है, वो दरमियान में आ जाती है। तो उसके अब जहन में जो कुछ माजी की यादें आई वो इस तरह थी कि कभी वो कैडी को याद करता है क्योंकि कैडी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और कैडी को वो कहता है कि कैडी की स्मेल जो है वो बिल्कुल ट्रीज जैसी है। फिर कभी उसके जहन में आता है कि वो सारे मिल के अंकल मोरे के लेटर्स मिसिस पैटरसन को डिलीवर करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मिसिस पैटरसन के हस्बैंड ने ये देख लिया और फिर उसने सबकी पिटाई लगाई। और फिर उसके बाद कभी उसको डेमडी की डेथ का वाकया याद आ जाता है, जब खाने पे उन्हें कहा कि सब लोग खामोशी से एक साइड पे हो जाएं, साइड पे होके बैठे रहें, शोर नहीं करें क्योंकि डेमडी की डेथ हो गई है। और फिर कभी उसे वो सीन याद आता है जब कैडी 7 साल की थी। क्वेंटिन और कैडी में लड़ाई हुई क्योंकि वो पानी में खेल रहे थे। कैडी के कपड़े गीले हो गए तो उसने अपने आप को अनड्रेस कर लिया ताकि वो कपड़ों को सुखाए। इस बात पे क्वेंटिन की उससे लड़ाई हो गई और वो दोनों आपस में काफ़ी झगड़े। तो फिर उसके बाद जो है कभी उसके जहन में ये याद आ जाती है कि कैडी किस तरह लड़कों के साथ आती थी और एक रेड टाई वाला लड़का होता था। और फिर उसके बाद कैडी की शादी याद आ जाती है। फिर उसके जहन में वो इंसिडेंट आता है जब बेंजे ने एक लड़की से बात करने की कोशिश की।
उसने सिर्फ उसको कैडी समझ के बात करने की कोशिश की, क्योंकि कैडी की शादी हो चुकी होती है और बेंजे उसको बहुत मिस कर रहा होता है। लेकिन बाकी घर वालों ने उसको अटैक समझा और कहा कि बेंजे ने इस लड़की पे अटैक किया है। उसके बाद बेंजे को याद आता है कि उसका नाम तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि उसका नाम मोरे था, लेकिन फिर बाद में उसका नाम बेंजामिन रख दिया गया। तो ये सब थॉट्स और इंसिडेंट्स सेक्शन 1 के हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। पार्ट 2, जून 2, 1910, और ये क्विंटेंस मोनोलॉग है और ये भी फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, जिस तरह के सेक्शन 1 फर्स्ट पर्सन में था। तो इसमें भी पास्ट और प्रेजेंट जो है वो आपस में मिक्स हुए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 जून यानी जो आज का दिन है, आज के दिन कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए, और उसके बाद हम देखेंगे कि पास्ट मेमोरीज कौन कौन सी हैं। क्विंटीन आज के दिन सुसाइड करता है। तो अभी सुबह का टाइम है, 8 बजे हैं। क्लॉक की टिकिंग जो है वो क्विंटीन को बड़ी इरिटेट कर रही होती है, क्योंकि टाइम के बारे में इसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, बिल्कुल अपने फादर की तरह। तो क्लॉक की टिकिंग उसको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, बड़ा तंग कर रही है। तो वो टाइम की टिकिंग से तंग आके वो वॉच को ज़ोर से फेंकता है। तो वॉच तो टूटती नहीं है, लेकिन उसका हाथ ज़ख्मी हो जाता है। ये वॉच उसको उसके फादर ने दी होती है। उसके बाद वो वापस आता है, अपने कमरे में जाता है, जाके बाथ लेता है और जो ज़ख़म उसके हाथ पे बना होता है उस पर वो आयोडीन लगाता है। और फिर वो बैठ के 2 नोट्स लिखता है, यानी 2 लेटर लिखता है। एक लेटर वो शरीफ को लिखता है जो कि उसका फ्रेंड है, और दूसरा लेटर वो अपने फादर को लिखता है। और वो दोनों लेटर्स में इन दोनों लोगों को अपनी खुदकुशी के ख्याल के बारे में बताना चाहता है। फिर वो वॉच को पैक करता है और वो 2 नोट्स जो उसने लिखे होते हैं उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। और फिर वो बाहर जाके नीग्रो को ढूंढता है जिसका नाम होता है डीकॉन। वो डीकॉन को वो नोट देना चाहता है कि ताकि वो शरीफ को जाके नोट दे दे। उसके बाद वो स्ट्रीट कार में बैठ के वॉच मेकर के पास जाता है, वॉच ठीक करवाता है, और फिर वो वहाँ से वापस आके ब्रिज पे चला जाता है। वहाँ पे उसे डीकॉन मिल जाता है और वो डीकॉन को कहता है कि ये लेटर्स वो शरीफ के हैंड ओवर कर दे, और दूसरा लेटर जो है वो पोस्ट कर दे ताकि उसके फादर के पास चला जाए। फिर वहाँ पे उसे 3 लड़के मिलते हैं ब्रिज पे, जो ट्राउट पकड़ने आए होते हैं। उन तीनों लड़कों के साथ काफ़ी बातें करता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से भी चला जाता है। वो एक शॉप में दाखिल होता है। तो शॉप में उसके साथ ही जैसे ही वो डोर ओपन करता है, एक छोटी सी बच्ची भी उसके साथ शॉप में एंटर हो जाती है। तो शॉप के अंदर एक लड़की खड़ी होती है, वो उससे पूछती है कि ये बच्ची तुम्हारे साथ है। तो क्विंटीन कहता है कि नहीं, ये लड़की मेरे साथ नहीं है, ये मेरे साथ ही शॉप में एंटर हुई है। फिर उसके बाद क्विंटीन उस बच्ची को कुछ चीज़ देता है, खाने के लिए बंस देता है। उस बच्ची से काफ़ी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ पे है। लेकिन वो बच्ची उसे कुछ जवाब नहीं देती, बल्कि जब वो उसे बन देता है तो वो चुपचाप बन खाती रहती है, लेकिन उसकी बात का रिस्पॉन्स नहीं करती। तो वो जो दूसरी औरत होती है वो कहती है कि ये लड़की जो है ये देखने में फॉरेनर लग रही है, ये यहाँ की नहीं है। क्विंटीन उस बच्ची से पीछा छुड़वाना चाहता है, लेकिन वो जहाँ जहाँ जाता है वो बच्ची उसके पीछे पीछे ही आती है। तो अब क्विंटीन जो है वो दोबारा ब्रिज पे आता है। फिर वहाँ से जब वो जा रहा होता है तो सामने से एक लड़का आता है और वो कहता है कि ये बच्ची तो मेरी बहन है, तुमने इसको किडनैप किया है। तो इस तरह वो उस पर किडनैप का इल्ज़ाम लगा देते हैं और फिर उसको कोर्ट लेके जाते हैं। वहाँ पे जाके उसे फ़ाइन पे करना पड़ता है। तो फिर इस सारे सीन के बाद वो दोबारा वापस अपने हॉस्टल रूम में आता है। वो अपनी वॉच उठाता है और शरीफ के रूम में जाके उसके ड्रॉर में डाल देता है। फिर उसके बाद वहाँ से वो निकलता है, साथ अपना एक न्यू हैंडकरचीफ ले लेता है और वहाँ से निकल के फिर वो सुसाइड के लिए चला जाता है। तो ये आज के दिन के इंसिडेंट्स थे। इन इंसिडेंट्स के साथ साथ बार बार उसका जहन अपने पास्ट में चला जाता है। उसे बार बार माजी की कोई ना कोई याद आ जाती है, जिसमें उसके ग्रैंडफादर की जो वॉच है उसकी टिकिंग है, उसके फादर के टाइम के बारे में व्यूज़ हैं। फिर उसके बाद वो सोचता है कि कैडी जो है वो किस तरह उसके इतने ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स थे, वो उनको मना करता है लेकिन वो कैडी मना नहीं होती। और फिर कैडी की इलेजिटिमेट प्रेगनेंसी हो जाती है। तो फिर उसको छुपाने के लिए वो अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि उसने और कैडी ने इंसेस्ट किया है, इस वजह से कैडी प्रेग्नेंट हुई है। लेकिन उसके फादर को इस बात से भी कोई असर नहीं पड़ता। तो बार बार उसके जहन में क्विंटीन के जहन में बार बार कैडी के लिए इंसेस्चुअल डिज़ायर्स आती हैं। और फिर उसके बाद कभी वो अपने फादर के वीमेन की वर्जिनिटी के बारे में ख्यालात को याद करता है। उसके फादर का कहना है कि वर्जिनिटी इज़ ए मिथ इन्वेंटेड बाय मैन। उसके बाद फिर कभी उसको कैडी के लवर के साथ अपनी लड़ाई याद आ जाती है, और फिर ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं ये इस तरह उसके माइंड में याद आते रहते हैं और मिक्स हो जाते हैं प्रेजेंट के साथ। तो यहाँ पे सेकंड सेक्शन एंड हो जाता है। पार्ट 3,
6 अप्रैल 1928 जैसन्स मोनोलॉग, ये भी फर्स्ट पर्सन में है और इसमें पास्ट और प्रेजेंट की जो मिक्सिंग है वो बहुत हद तक कम है। नैरेटिव ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सारे इंसिडेंट्स जिस तरह होते गए हमें सबकी उस तरह समझ आ जाती है। तो इस दिन में क्या क्या होता है अब हम पहले ये देखते हैं। ये बेंजे के मोनोलॉग से एक दिन पहले का है और इसमें सारे इवेंट्स और इंसिडेंट्स जैसन फर्स्ट पर्सन में बताता है। तो जैसन थर्ड जो है वो तीसरा बच्चा है और अपनी माँ का पसंदीदा बेटा है और ये बड़ा ही प्रैक्टिकल माइंडेड आदमी है और पैसे के पीछे भागता है। इसकी कोशिश है किसी न किसी तरीके से पैसे जमा कर लिए जाएं और इस वक्त जो है ये एक हार्डवेयर स्टोर पे फार्म पे काम कर रहा है। और अब जब पहले हम देखते हैं कि इसमें इंसिडेंट्स कौन कौन से हुए हैं आज की डेट में। तो सबसे पहले जो है इसकी लड़ाई होती है मिस क्वेंटिन से। लड़ाई की वजह यह है कि जैसन जब अपनी मदर के पास जाता है तो इसकी मदर बताती है कि मिस क्वेंटिन की कंप्लेन आई है इसके स्कूल से। इसकी टीचर ने कहा है कि अगर दोबारा इसने स्कूल से एब्सेंट किया तो इसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो इस पे जैसन जो है वो कहता है कि जैसी माँ है वैसी ही बेटी है और उसको क्वेंटिन पे बहुत गुस्सा आता है। कहता है कि मैं इस पे पैसे खर्च कर रहा हूँ, हालांकि ये पैसे अपने पास से खर्च नहीं करता बल्कि क्वेंटिन की माँ कैडी जो है वो हर महीने इसका खर्चा भेजती है। उसकी भी कहानी मैं भी थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ। तो ये क्वेंटिन के पास आता है और क्वेंटिन को कहता है कि चलो स्कूल, क्योंकि सुबह का टाइम होता है और वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। तो बहरहाल एक काफ़ी लंबी लड़ाई होती है दोनों के दरमियान में और ये उसको तैयार कर लेता है। वो यूनिफॉर्म फिर पहन के आती है लेकिन फिर वो बुक्स नहीं लेके आती, बगैर बुक्स के स्कूल जाती है और ये फाइनली उसको स्कूल ड्रॉप कर देता है। जैसन अपनी माँ और बहन के साथ फ्रॉड करता है। असल में कैडी अपनी बेटी मिस क्वेंटिन के लिए हर महीने एक चेक भेजा करती है। तो जब वो चेक लेके आता है, जैसन वो चेक वसूल करता है और जब वो लेके आता है तो अपनी मदर को दिखाता है। तो उसकी मदर कहती है कि हम ये चेक नहीं रखेंगे, हम इसको जला देंगे। तो उसकी मदर वो चेक जला देती है। अब असल में वो चेक जो उसकी मदर जलाती है वो असल चेक नहीं होता, क्योंकि जैसन असल चेक अपने पास रख लेता है और एक और जाली चेक अपनी मदर को देता है जो वो जला देती हैं। तो उसकी मदर की आई साइट बहुत वीक हो चुकी होती है, इसलिए उसे पता ही नहीं चलता कि ये असल चेक है या ये जाली चेक है। तो असल चेक जैसन अपने पास रखता था और बाद में उसको बैंक में जाके कैश करवा लिया करता था। तो वो सारी मनी जो इतने सालों से कैडी अपनी बेटी के लिए भेज रही थी ये जैसन अपने पास रखता था और मिस क्वेंटिन को उसमें से बहुत थोड़े पैसे दिया करता था। मिस क्वेंटिन को स्कूल ड्रॉप करने के बाद वो पोस्ट ऑफिस जाता है, वहां से चेक लेता है। तो इस दफ़ा एक लेटर भी होता है जो कि कैडी ने अपनी बेटी मिस क्वेंटिन के लिए लिखा होता है और साथ मनी ऑर्डर होता है $50 का। इस पे जैसन को बहुत गुस्सा आता है और हैरानगी होती है कि सिर्फ 17 साल लड़की के लिए इतनी बड़ी रकम $50 उसकी माँ ने भेज दी है। तो वो क्या करता है कि वो अब सारे पैसे अपने पास रख के सिर्फ $10 जो है वो मिस क्वेंटिन को पे करता है। तो मिस क्वेंटिन कहती है कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि मेरी मदर ने मुझे इतने कम पैसे दिए हों। वो कहती है कि मैं मनी ऑर्डर खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तो उसके बाद मिस क्वेंटिन जो है वो पता चला लेती है, वो अपनी मदर का लेटर पढ़ लेती है। तो उसे पता चल जाता है कि इतने सारे पैसे जो हैं वो इतने सालों से जैसन खा रहा था और मिस क्वेंटिन पे ना होने के बराबर खर्च कर रहा था। उसके बाद मिस क्वेंटिन क्या करती है, वो सारी रकम वहाँ से चुराती है जो कि जैसन ने इकट्ठी की होती है, क्योंकि वो दर हकीकत रकम मिस क्वेंटिन की होती है। कॉटन मार्केट में भी जैसन को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास मज़ीद कोई ब्लैंक चेक नहीं बचता, क्योंकि वो सारे चेक अपनी मदर को दे चुका होता है जलाने के लिए। तो इस तरह उसको वहाँ भी लॉस हो जाता है। पास्ट मेमोरीज में देखा जाए तो पास्ट में उसके फादर के फ्यूनरल का वाक़या आ जाता है। जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तो कैडी बाप से मिलने आती है, क्योंकि कैडी को घर से निकाल दिया गया होता है जब उसकी शादी हो जाती है और उसकी इलेजिटिमेट प्रेगनेंसी होती है। तो उसके बाद कैडी को घर से निकाल देते हैं शादी करके। और जब फिर उसकी बेटी हो जाती है मिस क्वेंटिन, तो मिस क्वेंटिन को जो है ये अपने पास रख लेते हैं और कैडी जो है वहीं रहती है। तो कैडी अपने बाप का चेहरा देखने के लिए आती है लेकिन उसको अलाउ नहीं करता, जैसन उसको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता है। तो फिर वो पैसे देती है कि मुझे मेरी बेटी से मिलवाया जाए। तो जैसन उससे $50 ले के उसकी बेटी को एक झलक जो है वो उसकी माँ की दिखा देता है। तो ये पास्ट की मेमोरी थी। तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड सेक्शन एंड हो जाता है। ये नॉवल का लास्ट पार्ट है और इसकी डेट है April 8, 1928 और ये थर्ड पर्सन में लिखा गया है। तो आज का दिन जो है ये ईस्टर संडे है और इसमें जो है ज़्यादातर डिटेल्स डिल्से के कैरेक्टर पे फोकस करती हैं
और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की दिखाया गया है और उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। तो आज के दिन की जो जो इंसिडेंट्स हैं हम वो पहले डिस्कस करते हैं। अब 8 अप्रैल का दिन है, सुबह का वक्त है। डिल्से किचन में है, ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है। मिसेस कॉम्पसन उसे कहती है कि जल्दी से जैसन के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लो, क्योंकि लेट हो जाए तो उसे लेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ लेस्टर भी सोया हुआ है। डिल्से लेस्टर को उठाती है कि जाके बेंजे को अटेंड करे, क्योंकि बेंजे भी उठ चुका है। उतनी देर में जैसन आ जाता है और वो बहुत गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है कि मेरे कमरे की विंडो किसने तोड़ी है। तो सब लोग इस पे हैरान होते हैं कि शायद कोई चोर आया है जिसने विंडो तोड़ी है। तो लस्टर जो है उसके जहन में फ़ौरन से ख्याल आता है कि उसने रात के टाइम मिस क्वेंटीन को जाते हुए देखा है। तो ये चूंकि ये हमने बेंजे के मोनोलॉग में पढ़ा था जो कि 7 अप्रैल का है। 7 अप्रैल की रात को मिस क्वेंटीन रकम चुरा के, सारी रकम लेके अपने बॉयफ्रेंड के साथ दीवार से कूद के भाग जाती है। लेस्टर डिल्से को बताता है कि इस तरह उसने मिस क्वेंटीन को फरार होते देखा है, लेकिन डिल्से उसकी बात का यकीन नहीं करती। तो जैसन के जहन में आता है कि कहीं उसके पैसे तो नहीं चोरी हो गए। वो जैसे ही जाके अपना मनी बॉक्स ओपन करता है तो वो उसको खाली मिलता है। तो उसकी समझ में आ जाता है कि ये मिस क्वेंटीन जो है उसकी रकम चुरा के भाग गई है। दिल से सबको ब्रेकफास्ट करवा के लेस्टर और बेंजे को साथ लेके चर्च चली जाती है। चर्च जाती है तो वहाँ पे वो सरमन सुनती है और सरमन सुन के उसके दिल पे बहुत ज़्यादा असर होता है और वो इस फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती है। तो दूसरी तरफ जैसन अपनी रकम बचाने के लिए भागदौड़ शुरू कर देता है। पुलिस से रब्ता करता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसके पास क्या प्रूफ है कि इसकी रकम चोरी हुई है। इसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तो फिर जैसन खुद भी भाग दौड़ करता है, काफ़ी ज़्यादा दूसरी सिटी में भी जाता है, इधर उधर जाता है, लेकिन उसको कहीं भी मिस क्वेंटीन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब वो लोग चर्च से वापस आ जाते हैं। तो वेंजी को लेके ग्रेवयार्ड जाना होता है इन्होंने, लेकिन टीपी घर नहीं होता। टीपी जो है ये भी डिल्से का एक बेटा है। तो डिल्से लस्टर से कहती है कि वो बेंजी को ग्रेवयार्ड ले जाए। तो जब वो वापस आ रहे होते हैं तो लस्टर उसे किसी और रास्ते से लेके आता है, क्योंकि रास्ता अनजान होता है। उसे देख के बेंजे जो है वो बहुत ज़्यादा रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है। उसी वक्त जैसन कहीं से आ जाता है। तो जैसन देखता है कि लस्टर कैरिज को किसी और रास्ते से लेके जा रहा है। तो वो लस्टर की पिटाई करता है और फिर चुप करवाने के लिए बेंजे की भी थोड़ी सी पिटाई करता है और वो कैरिज को बिल्कुल ठीक डायरेक्शन पर डाल देता है और उसे कहता है कि इस रास्ते से लेके जाओ। तो ठीक रास्ता देख के बेंजे भी खामोश हो जाता है और चुप करके पुरस्कून होके बैठ जाता है। तो यहाँ पे नॉवल एंड हो जाता है। फॉकनर ने 1945 में नॉवल के साथ अपेंडिक्स अटैच की थी। तो असल में नॉवल में कहानी अभी इनकम्प्लीट ही होती है, यानी हम देखते हैं कि अभी हमें मज़ीद पता चलना चाहिए कि इस कहानी का मज़ीद क्या अंजाम हुआ, डिल्से के साथ क्या हुआ, या डिल्से ने मज़ीद क्या रोल प्ले किया और कैडी का क्या बना, मिस क्वेंटीन कहाँ गई, जैसन के साथ क्या हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन अधूरे थे रीडर के माइंड में। तो फॉकनर ने फिर 1945 में अपेंडिक्स अटैच की। इस अपेंडिक्स में फॉकनर ने उस फैमिली की हिस्ट्री को ट्रेस आउट किया। 1779 से इंसिडेंट्स उसमें स्टार्ट हुए और ऑलमोस्ट 1945 तक के सारे इंसिडेंट्स को कवर किया गया है अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स में बताया गया था कि कैरोलिन जो है, यानी जो मिसिस कॉम्पसन है, उसकी 1933 में डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद जैसन बेंजे को मेंटल असाइलम में भेज देता है, यानी जैक्सन जो है वहाँ पे पागल खाना है, वहाँ भेज देता है। और वो सारे ब्लैक सर्वेंट्स को फायर कर देता है, यानी नौकरी से निकाल देता है। और जो उनका घर होता है, जो उनकी ज़मीन होती है, वो सारी सेल कर देता है। और उसके बाद खुद एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और वो अपार्टमेंट वहाँ पे है जहाँ पे उसका जो सप्लाई स्टोर है उसके ऊपर वो बना हुआ है। लाइब्रेरियन डिल्से को कैडी की तस्वीर दिखाती है मैगजीन में, और उस तस्वीर को देख के डिल्से जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर देती है। और जैसन भी बिल्कुल इसी तरह बिहेव करता है, यानी उनमें से कोई भी नहीं ये चाहता कि वो कैडी की मदद करें या उसको मज़ीद बचाएं। तो ये थी पूरे नावल की स्टोरी और अपेंडिक्स की डिटेल। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट से पूरी स्टोरी को कलेक्ट किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसको पसंद करेंगे और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और मेरी वीडियो को अपने